नमस्कार। शुरू किया जाए। बंधुवर, आज से कुछ पूर्वी उत्तर मित्रों ने निवेदन किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण और स्वदेशी जागरण मंच के अति उत्तम कामों से प्रभावित होने के कारण मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। अतएव आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि होता है, आभार व्यक्त करते समय सदैव ही हर्ष की अनुभूति होती है और वो हर्ष की अनुभूति हो रही है। इसलिए आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद। तो मित्रों ने कहा कि आप कोई टॉपिक सुझाइए। मैंने कहा जिसे सुनना होता है वही बताता है कि किस बात। तो हमारे मित्रों ने कृषि क्रांतियों के बारे में जानना चाहा और आत्मनिर्भर भारत की बात कही। अतएव आज उसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब मैं होश संभाल रहा था तो गांव में प्राइमरी स्कूल में जाने पर उस समय जो है लकड़ी की पट्टियों पर लिखा जाता था और गांव की जो मिट्टी होती है, विशेषतः वह मिट्टी जो धोबी घाट की होती थी, उसी से लोग चाक बना के लिखा करते थे। और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद सरकंडे की कलम से लिखने की बात आई। आज की भाषा में उसे सेक्रम स्पॉन्टेनियम कहते हैं। तब मैंने जो है ये बात नहीं सोची थी। उन दिनों जब शादी ब्याह होता था तो साठी की चावल झालर दूब की बात कही जाती थी। ये भी बात तब समझ में नहीं आती थी। थोड़ा सा जब होश संभाला तो घर में होता था कि ये श्याम जीरे का चावल है और आज का चावल उन दिनों नहीं था। तब समझ में आया कि जो साठी थी 60 दिन में पक जाती थी। वर्षा पर आधारित धान की खेती होती थी और हम लोग स्कूल जाते समय जो गन्ना चूस लिया करते थे उसमें उसी सेक्रम स्पॉन्टेनियम का योगदान था। ये तब समझ में नहीं आया था, पर आज आपको बताते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भारतवर्ष दुनिया का पहला देश था जिसने उसी सरकंडे से सेक्रम स्पॉन्टेनियम को यूज करके रोग रोधिता लाई और सेक्रम ऑफिसिनेरम जो गन्ने का
हरित क्रांति पहले बहुत हैं कि भारत इन उन्नतशील प्रजातियों को विकसित किया था, में कम से कम 30 उन्नतशील प्रजातियों को दिया था। उनमें हवाई द्वीप भी है, उनमें भी है, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है। पर उसकी बात, जब इन तीनों जगहों का और देशों का जो हमने नाम लिया, इन पूरे समस्त देशों में शुगर रिकवरी 13% से ज्यादा है। फिर हमारे भारतवर्ष में शुगर रिकवरी 9.5% क्यों है, 10% क्यों है, 10.5% क्यों है, कहीं कहीं 11.25% क्यों है, ये 13% क्यों नहीं? इस पर चिंतन करना होगा, इस पर विचार करना होगा और इसे यथाशीघ्र ठीक करना होगा कि क्यों इसमें प्रजातियां तो वही हैं। उन प्रजातियों में सुक्रोज की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा तो उतनी ही है। अगर 13% रिकवरी हो जाए तो भारतवर्ष के किसानों को कितना लाभ होगा, ये आप सोच सकते हैं। और अगर गन्ने के विभिन्न तथाकथित जो बाई प्रोडक्ट हैं उनको अगर यूज में हम ला दें तो दिन दूना रात चौगुना उत्पादन भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से किसान भाइयों और बहनों को लाभ भी होगा। तो जिस धान की मैं साठी के चावल की बात कर रहा था, वहां पर आता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका से के सोल्जर्स ने जापान की धरती से नारिन 10 गेहूं की प्रजाति ले गए। उनके यहां जाता है, जहां भी सेनाएं जाती हैं वहां से जो है जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट करते हैं। उसी तरह से डीजी वुजेन डॉर्फिंग जीन जो है राइस में गया, फिलीपींस गया, और बोरलाग साहब ने उसका उपयोग करके उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया। मैंने बोरलाग साहब की वो जगह देखी है, एक छोटा सा कमरा, एक लालटेन, एक स्टोव, और 90 बरस की उम्र में भी मैं उनके साथ खेत में काम किया हूं। मैं तो थक के छाया में आ जाता था, गाड़ी के छाया में, क्योंकि पेड़ तो था नहीं फार्म में, और वो 1 बजे तक काम करते थे। और खाते समय उनका हाथ हिलता था, और अप्रन पहन के जब खाते थे तो आधा भोजन उनके अप्रन पर आ जाता था। पर हुआ क्या, हम भूल जाते हैं कि 1962 का जब युद्ध हुआ, हम भूल जाते हैं 1965 का जब युद्ध हुआ तो PL 480 से गेहूं आता था। हम थे और 1.5 पाव का राशन है, बड़ा निकम्मा शासन है का नारा हमने भी लगाया है। पर लर्मा रोजो सुनारो 64 का उपयोग कर, बहुनी प्रजातियों का उपयोग कर धान में और गेहूं में अनेकानेक उन्नतशील प्रजातियों का विकास हुआ, और तब से लेके आज तक 6 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई। उस समय मुझे याद है कि लेबी, मैं छोटा था गांव में, और लेबी में चना, जौ ये लिया जाता था, और लोग कितने दुखी मन से देते थे, क्योंकि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, ट्रेडेबल सरप्लस नहीं था। पर आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। आज बहुत जगहों पर गेहूं और धान और चावल सड़ रहे हैं। इसलिए 62 और 65 जहां हम PL 480 पर आश्रित थे, आज हम फूड सिक्योरिटी में सक्षम हैं। हमारे भंडार भरे हुए हैं। 10, 20, 25, 50 मिलियन टन उसमें से जाता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अफसोस होता है 1-2 बातों पर
जहां पर तथाकथित ये जो विश्व के विकसित राष्ट्र हैं वहां 98% अन्न जो है साइलोज में 2% होता है, और भारतवर्ष में 98% ग्रेन जो है इन गोडाउन्स में है, जिनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। कुछ चूहे खाते हैं, कुछ बरसात में भीग जाता है, कुछ टर्पोलिन से ढका है, तो कहीं कहीं तो वो ढका भी नहीं है। इसलिए इसमें निश्चित रूप से हमें निवेश करना पड़ेगा। बात और मैंने तब से लेके और आज तक वृद्धि हुई और सबने इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉटन का उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ा, से ज्यादा बढ़ा, मछली का उत्पादन 15 गुना, आज तक 50 गुना बढ़ा। और हम रिवोल्यूशन कहा तो किसी को येलो रिवोल्यूशन कहा। इन सारी चीजों पर थोड़ा थोड़ा दृष्टिपात कर लेते हैं। एक समय था 80